हाँ तो बच्चों, आज आपको जो फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है भाषा का क्षेत्र, स्कोप ऑफ लैंग्वेज, वो देखेंगे हम। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन है। इतना भी शॉर्ट नहीं है लेकिन ठीक है। हाँ, लगभग 3 नंबर के समथिंग का होगा। तो आपको उसमें कैसे लिखना है, अगर आ जाए कि भाषा के क्षेत्र का वर्णन कीजिए, तो आप पहले इसको समझ लीजिए, फिर इसको आप लर्न करके लिख के आना। किसी भी व्यक्ति के जीवन में भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम भाषा के क्षेत्र की बात करें तो यह बहुत अधिक विस्तृत एवं व्यापक है, ठीक है, और इसके असीमित आयाम हैं जो आपस में अंतर संबंधित हैं। भाषा का विस्तार मतलब भाषा जो है एक छोटे से क्षेत्र की भाषा नहीं होती। भाषा पूरे संसार में, पूरे विश्व में बोली जाती है, ठीक है, और इसका आयाम यानी इसकी जो सीमाएं हैं वो असीमित है। इसको मतलब हम किसी उसमें बांध नहीं सकते। और अंतर संबंधित है भाषा यानी कि इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से, एक दूसरे के क्षेत्र से, एक दूसरे के राज्य से, एक दूसरे के देश से ये इंटर रिलेटेड है, ठीक है। भाषा भाव, विचारों, अनुभवों को व्यक्त करने का सांकेतिक साधन है। अतः यह शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार की हो सकती है। लिखित भाषा में सूचनाएं लिखित रूप में ही दी जाती हैं, जिसमें निर्देश, आदेश, पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें, जर्नल्स सम्मिलित हैं। जबकि मौखिक भाषा में मौखिक शब्दों के द्वारा पारस्परिक स्वरूप यथा वार्तालाप, वाद विवाद, संगोष्ठी, पैनल वार्तालाप, टेलीफोन वार्ता आदि शामिल हैं। मोटे तौर पर भाषा को विषय क्षेत्र संचार ही है। भाषा का जो विषय क्षेत्र है, यानी क्षेत्र की बात चल रही है ना, भाषा का स्कोप, भाषा का क्षेत्र क्या है, कहाँ तक है, तो हम मोटे तौर पर अगर बात करें तो जो भाषा का विषय क्षेत्र है वो संचार है, यानी कम्युनिकेशन करना, चाहे वह किसी भी रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, जैसे आमने सामने हो या इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट। आज शैक्षिक जगत में भाषा माध्यमों के रूप में केवल पुस्तकों, जर्नल्स इत्यादि का ही उपयोग नहीं हो रहा, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक संचार तकनीक ने विभिन्न आयाम एवं नए अवसर प्रदान किए हैं। विभिन्न शैक्षिक पृष्ठभूमि से आए हुए अधिगमकर्ता को सीखने के लिए नए आयाम और नए अवसर प्रदान किए। देखो सबसे बड़ा एट प्रेजेंट इसका लाइव एग्जांपल यही है टेक्निक्स का, कि देखो कंप्यूटर के माध्यम से मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ वो क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक संचार ही तो है, जिससे मैं अपने भाषा के द्वारा आप तक आपकी जो है वो नोट्स पहुँचा रही हूँ, आपको बता रही हूँ आपके एग्जाम्स के बारे में, ठीक है। उच्च स्तरीय शैक्षिक योजनाएं शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कारगर सिद्ध हुई हैं। भाषा के अध्ययन में नवीन शैक्षिक माध्यमों के उपयोग के द्वारा मंद गति अधिगमकर्ता बहुत हद तक लाभान्वित हुए हैं। यानी भाषा के अध्ययन में अगर हमें जब भाषा सीखनी होती है तो नवीन शैक्षिक माध्यम यानी शिक्षा के जो नए नए माध्यम हैं उनके उपयोग के द्वारा मंद गति से यानी धीरे धीरे अधिगमकर्ता जो सीखने वाला है वो काफ़ी हद तक लाभान्वित हुआ है, ठीक है। ये आता है आपका भाषा का क्षेत्र। नेक्स्ट है आपका भाषा की पृष्ठभूमि, ठीक है। भाषा की पृष्ठभूमि से अभिप्राय भाषा के इतिहास से है, यानी भाषा का जो बैकग्राउंड है, भाषा की जो हिस्ट्री है वो क्या है, तो उसको क्या इन्होंने नाम दिया है, आपकी यूनिट फर्स्ट यूनिट में टॉपिक दिया है भाषा की पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि से अभिप्राय है उसके इतिहास से, उसके बैकग्राउंड से, अर्थात भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, इस बारे में विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होता है कि भाई भाषा का निर्माण कैसे हुआ। तो कुछ सिद्धांतों की चर्चा करते हुए उनकी समीक्षा और निष्कर्षों का अध्ययन है। तो नंबर 1 बताया गया है डिवाइन थ्योरी, दैवीय सिद्धांत। यह भाषा उत्पत्ति का सबसे प्राचीन मत है। इस मत के लोग भाषा की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा मानते हैं, ठीक है। इस मत को मानने वाले लोग क्या कहते हैं कि भाषा का निर्माण या भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, ईश्वर के द्वारा। जिस प्रकार संसार के अनेक वस्तुओं की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा हुई, उसी प्रकार भाषा की उत्पत्ति भी ईश्वर द्वारा मानी गई। जैसे वेदों की रचना संस्कृत भाषा में हुई है, अतः संस्कृत को देव भाषा भी कहा जाता है। इसी प्रकार बौद्ध, पाली भाषा को सिख, और पंजाबी भाषा को ईश्वरकृत मानते हैं। यानी ये जितनी भी भाषाएं हैं इन सबको के लिए ये कहा जाता है दैवीय सिद्धांत। जैसे कि हमें टॉपिक हेडिंग से ही समझ आ रहा है कि देव भगवान के द्वारा मानी गई है ये भाषा का निर्माण, ठीक है। अतः संस्कृत को देव भाषा भी कहा जाता है। इस प्रकार बौद्ध, पाली भाषा को सिख। समीक्षा, अब इसकी हम ये समीक्षा करेंगे कि ये बात सही है या नहीं। इस बात को आप सही और गलत साबित करने के लिए समीक्षा के लिए पॉइंट्स लिखेंगे। क्या, यदि भाषा ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है तो इसमें परिवर्तन और संशोधन क्यों होते हैं, ठीक है।
दूसरा, भाषा में असंगतियाँ और अपवाद क्यों हैं, क्योंकि अगर ईश्वर उत्पत्ति करते तो सब जगह एक जैसी करते तो ये अलग अलग क्यों हैं। तो निष्कर्ष रूप में हम कहाँ पहुँचेंगे, यह तथ्य वैज्ञानिक दृष्टि से तर्क संगत न होने के कारण स्वीकार नहीं किया जा सकता, यानी साइंटिफिकली इस बात को मतलब मान्यता प्राप्त नहीं की गई कि भाषा की उत्पत्ति जो है भगवान द्वारा हुई है। सेकंड पॉइंट आता है भाषा की पृष्ठभूमि में संकेत सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक फ्रांसीसी विचारक हैं, रूसो हैं। उन्होंने बताया कि आदि मानव आंगिक संकेतों के आधार पर वस्तुएं या व्यक्तियों के नाम को निश्चित कर देता है। इस प्रकार सामाजिक पृष्ठभूमि में कह सकते हैं कि संकेतों के आधार पर भाषा की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, संकेत सिद्धांत समझ आ गया, संकेतों के माध्यम से भाषा की उत्पत्ति। अब इसका खंडन कैसे करना है, यदि संकेतों से ही काम चलता तो भाषा की क्या आवश्यकता थी। ठीक बात है, इसका खंडन या इसका विरोध या आप इसके मतलब दूसरे पक्ष में आप इसके आंसर दे रहे हैं तो आप ऐसा करेंगे। फिर निष्कर्ष ये निकला है कि यह सिद्धांत काल्पनिक है, यानी लोगों के द्वारा बनाया गया, सिर्फ अपने मन की सोच है, बाकी ऐसा नहीं है कि संकेतों से भाषा की उत्पत्ति हुई। ठीक है, नेक्स्ट आता है विकासवादी सिद्धांत। इसके अनुसार भाषा का विकास धीरे धीरे हुआ है। इसका खंडन करते हुए कहा गया है कि इसमें भाषा के विकास पर कोई दृष्टि नहीं डाली, कि इन्होंने बता तो दिया धीरे धीरे हुआ, लेकिन किस प्रकार हुआ है धीरे धीरे, मतलब वो स्टार्टिंग में कैसी थी फिर उसके बाद कैसी हुई, इसका कैसे वो किया, तो इसलिए इस पॉइंट को भी नहीं मानेंगे। नेक्स्ट है धातु सिद्धांत। धातु सिद्धांत जैसे धातु जैसे हमें पता है, जैसे स्टील है, तांबा है, सोना है, चांदी, ये सब धातुएं हैं। तो इसके मूल प्रवर्तक कौन है, प्लेटो जो है वो एक दार्शनिक हुए हैं बहुत बड़े, और ये मानते हैं कि धातुओं के द्वारा भाषा की उत्पत्ति हुई। इन्होंने बताया जैसे हथौड़े से लोहे पर चोट करने से ध्वनि निकलती है और जब हम लकड़ी पर करते हैं तो उससे विभिन्न ध्वनि निकलती है, यानी अलग अलग प्रकार की धातु हैं या अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं, जब हम उन पर चोट करते हैं, दूसरी चीज़ से उनको टच करते हैं तो अलग अलग प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, और व्यक्ति इस प्रकार विभिन्न कार्यों के संपर्क में आता है तो विभिन्न प्रकार की ध्वनियों व्यक्तियों से सीखता है, तो इस प्रकार भाषा की उत्पत्ति हुई। खंडन तो ये बात भी मान्य नहीं है। ठीक है, तो इस बात का खंडन करते हुए क्या कहा गया कि चीनी भाषा के विषय में इस सिद्धांत का कोई आधार नहीं है, कि आप किस आधार पर कह सकते हो कि दो धातुओं के भिड़ने से या किसी धातु पर चोट मारने से आवाज़ उत्पन्न। दूसरा, आदि मानव ने जो नई धातुएं बनाई उसका कोई प्रमाण नहीं है, अर्थात आदि मानव ने कौन सी धातु बनाई जिससे ध्वनि उत्पन्न हुई, तो आपके पास प्रमाण नहीं है तो आप उसको कैसे सार्थक सिद्ध कर देंगे। नेक्स्ट आता है अनुकरण सिद्धांत। इस सिद्धांत में जड़ पदार्थों की ध्वनि से भाषा की उत्पत्ति मानी गई है, जबकि ध्वनि जड़ और चेतन दोनों पदार्थों से उत्पन्न होती है। जैसे म्याऊं म्याऊं से बिल्ली शब्द, भौं भौं से कुत्ता, यानी जो पशुओं की जो भाषा है, जीव जंतुओं की जो भाषा है, उससे वो ध्वनि उत्पन्न हुई, लेकिन वो कैसे हुई। अब अनुकरण सिद्धांत ये कहता है कि जो जड़ पदार्थ है यानी जो निर्जीव चीज़ें हैं उनसे भाषा की उत्पत्ति मानी गई। तो इसका खंडन करते हुए क्या कहा गया है, अनुकरण पर बने शब्द किसी भाषा के केवल अलंकार बन सकते हैं, आधार नहीं। ठीक है, यानी अनुकरण से हम सीख तो सकते हैं भाषा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये भाषा की उत्पत्ति का आधार है। नेक्स्ट आता है आपका मनोभाव अभिव्यक्ति सिद्धांत। मनोभाव व्यक्ति सिद्धांत। मनुष्य आदिकाल में भाव प्रधान था, अतः दुख और प्रसन्न, मतलब आदिकाल से ही वो भाव प्रधान रहा है। भाई मनुष्य के अंदर फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, तो इसलिए वो दुख या सुख यानी प्रसन्नता के भाव उसके मुख से जैसे आह, छी, फा आदि जो शब्द सहज ही निकल जाते हैं, इस प्रकार इन शब्दों से भाषा की उत्पत्ति मानी गई। इसका खंडन करते हुए क्या कहा गया, अन्य भाषाओं से ऐसे शब्द एक रूप में नहीं मिलते, तो ये बात भी सही नहीं है। नेक्स्ट आता है श्रम ध्वनि। जब व्यक्ति श्रम करता है तो उसके श्वास की गति तीव्र हो जाती है, जिससे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है और ध्वनियाँ स्वतः ही मुख से निकल पड़ती हैं। जैसे हियो हियो धोबी की, मल्लाह की हैया, या मतलब जब धोबी कपड़े धोता है तो उसके मुख से आवाज़ निकलती है, जैसे वो जैसे शारीरिक मेहनत कर रहा है तो स्वर तंत्रियों। इसी प्रकार मल्लाह जैसे जो नाव को खेने वाला है वो आवाज़ करता है हैया हैया। तो इन्होंने कहा है कि श्रम ध्वनि यानी हम जिस प्रकार का श्रम करते हैं तो उससे संबंधित जो है वो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, तो इस बात को भी नहीं माना गया। इसका खंडन करते हुए कहा गया इन शब्दों का भाषा में कोई स्थान नहीं है। ठीक है, फिर आता है इंगित। प्रतिपादन किसने किया, डॉक्टर रॉय ने। आदि मानव ने स्वयं अपने ही अंगों से होने वाली चेष्टाओं और ध्वनियों का वाणी के द्वारा अनुकरण किया, जिससे भाषा की उत्पत्ति हुई। जैसे जब मनुष्य पानी पीता है तो अंदर की सांस खींचने पर पा पा की ध्वनि आती, अतः उसे पानी पानी आदि शब्दों का विकास हुआ। समीक्षा या खंडन यह सिद्धांत भी सारहीन है, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलता। नेक्स्ट आता है संपर्क सिद्धांत। एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है तो भाषा की उत्पत्ति होती है। इसकी समीक्षा में क्या कहा गया,
किसमें अनुमान और कल्पना का सहारा लिया गया है, बाकी आपके पास कोई आधार या प्रमाण नहीं है। नेक्स्ट आता है समन्वित सिद्धांत। सभी सिद्धांतों को मिलाकर आंशिक रूप से भाषा की उत्पत्ति हुई। हेनरी स्वीट ने अनुकरण सिद्धांत, आवेग सिद्धांत, प्रतीक सिद्धांत का समन्वित रूप प्रस्तुत किया है। समीक्षा, यह सिद्धांत विभाषा की उत्पत्ति की समस्या का पूर्णतः समाधान करने में असमर्थ है। ठीक है, हेनरी स्वीट ये क्या कहते हैं, इन्होंने अनुकरण सिद्धांत, आवेग, प्रतीक, इनका समन्वित रूप प्रस्तुत किया, यानी समन्वित यानी इन तीनों सिद्धांतों को मिलाकर इन्होंने कहा है कि भाषा की उत्पत्ति हुई है, लेकिन इस बात का भी खंडन कर दिया गया। अतः आज भी इस कार्य पर निरंतर शोध जारी है। यानी हम प्रमाणित रूप से नहीं कह सकते कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, किसने की है, उसके क्या प्रमाण है और कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई है। तो इसलिए आज तक भी इस बात का पता नहीं चल पाया है और इस विषय पर जो है निरंतर शोध किए जा रहे हैं। ओके।